प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप सब जो है स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा विषय है, आज हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। एक लेक्चर पर्यावरण का पहले डाला जा चुका है, जिस वीडियो में हमने पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की परिभाषा और साथ ही साथ हमने बात की थी पर्यावरण के घटकों की बात की थी, है ना। इसके अलावा हमने उसमें कुछ धारणीय विकास के बारे में बात की थी, पर्यावरण की अवधारणाओं को भी देखा था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पर्यावरण का, वो हम पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के नियोजन और प्रबंधन की बात करेंगे। तो पहली बात, अगर मैं आपका टॉपिक लिखना चाहूँ आज, तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय संरक्षण, नियोजन और प्रबंधन। मतलब इसका ये हुआ आपका एनवायरमेंटल, कंजर्वेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो बात करेंगे हम पर्यावरणीय संरक्षण, नियोजन और प्रबंधन की। तो जो हमारा पर्यावरण है, पहली बात यह होगी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमारा पहला पॉइंट आपका ये है, इसकी जो आवश्यकता है, आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। ये आपका ज़रूरी क्यों है। तो ज़रूरी के लिए समझेंगे पहले। अगर मैं यहाँ पर पर्यावरण की परिभाषा की बात करूँ, तो आप ये जानते हैं पर्यावरण एक्चुअल में है क्या। पर्यावरण का मतलब है प्रकृति और मानव। प्रकृति और मानव का एक दूसरे से जो अंतर संबंध है, वो आपका पर्यावरण कहलाता है, ये आप जानते हैं। अब जो प्रकृति है, अगर आप प्रकृति की बात करोगे, नेचर की जो नेचर है, मतलब प्रकृति की भी जो आपकी प्रकृति हुई, वो आपकी कैसी नेचर है। वो नेचर ये कि आपकी लगातार बदलती है। और मानव क्या करता है, मानव प्रकृति का प्रयोग करता है अपने हित के लिए। तो अपने हित के लिए मानव प्रकृति के दो बार जब प्रयोग करता है, तो उससे दो प्रभाव निकलते हैं। तो मानव के प्रकृति पर दो प्रभाव पड़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ, एक तो आपका पड़ता है सकारात्मक प्रभाव और एक आपका पड़ता है कई बार नकारात्मक प्रभाव। अब देखो, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, इस बात को आप बहुत आसानी से ऐसे ले सकते हैं। मान लीजिए एक किसान है, एक व्यक्ति है जो कि किसान है और वो अपने खेतों में अन्न पैदा कर रहा है, कोई फसल उगा रहा है। तो कई बार क्या करता है, कोई भी किसान फसल चक्र को फॉलो करता है। फसल चक्र का मतलब आपका ये होता है कि एक खेत में केवल एक ही फसल ना उगाई जाए, बल्कि 2 या 3 फसलें उगाता है वो एक साल में, ताकि फसल की जो मिट्टी है, जो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। उससे किसान को भी फायदा होता है, प्रकृति को भी फायदा होता है। किसान को फायदा ये हो जाता है वहाँ पर लाभ कि उसको 2 या 3 फसलें मिल जाती हैं, और प्रकृति को ये फायदा होता है, उस मिट्टी को ये फायदा होता है। तो उसका ये आपका जो है पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि उसकी उर्वरता बनी रहती है और मिट्टी आपकी बंजर नहीं होती। लेकिन कुछ किसान क्या है कि वो फसलें उगाते हैं, वो एक ही फसल लगातार उगाते रहते हैं, तो मिट्टी की जो है मिट्टी बंजर आपकी ज़्यादा हो जाती है। या दूसरी बात, आप कई बार उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग कर देते हो, है ना, फर्टिलाइजर्स आप ज़्यादा डाल देते हैं। तो ये आपका मानव का प्रकृति पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है और अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। अब हुआ क्या, अगर प्रकृति का मानव का प्रकृति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो सकारात्मक प्रभाव का मतलब है तो सब आपका पॉजिटिव चल रहा है, प्रकृति आपके लिए, आपके हित में कार्य करेगी आने वाले समय में। लेकिन नकारात्मक प्रभाव से क्या होता है कि प्रकृति दूषित हो जाती है। और जब प्रकृति दूषित हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ही हमें आवश्यकता पड़ती है या पर्यावरण के संरक्षण की। मतलब हम पर्यावरण को बचाना पड़ेगा या फिर प्रकृति को बचाना पड़ेगा। प्रकृति को बचाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उन प्लानिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब जो इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, ये इस नकारात्मक प्रभाव से होता क्या है, मानव के प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव के दो आपके जो है मुख्य बिंदु निकल कर के आते हैं। एक मुख्य बिंदु आपका निकल के आता है कि ऐसी कंडीशन में पारिस्थितिकीय असंतुलन हो जाता है। पारिस्थितिकीय असंतुलन हो जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और दूसरा प्रभाव यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका पर्यावरणीय संकट हो जाता है।
ठीक। तो जो एनवायरनमेंट है उसमें आपकी कई जगह आपकी कमियां आ जाती हैं, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब जो पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, है ना, या फिर आपकी जैव विविधता में कमी भी आ जाती है कई बार। इससे एक तीसरा प्रभाव भी आपका पड़ता है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, इसमें ह्रास हो जाता है या फिर आपकी कमी आ जाती है। ठीक है, तो आपका इसका क्या नाम जो है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी कम हो जाती है कई बार। अब एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, ये हमारे दो अलग अलग टॉपिक हैं एनवायरनमेंट के, इनके बारे में चर्चा आगे करेंगे विस्तृत। यहाँ केवल आप इन्हीं शब्दों से काम चलाएं तो हमारे साथ ये हो जाता है। अब इन सबको बचाने के लिए, इन सबको बचाना ही आपका पर्यावरण को बचाना कहलाएगा। तो इसके लिए होता क्या है, अब देखो वर्तमान समय में इतना ज़्यादा प्रकृति का दोहन किया जा रहा है नकारात्मक तरीके से भी, कि जो आपका जैविक भौतिक पर्यावरण था, हमारे पर्यावरण के कई सारे प्रभाव थे। जो हमारा एक्चुअल में जो आपका पर्यावरण था, जिसका आपका नाम था जैविक भौतिक पर्यावरण, मतलब मैं आपको कहना चाहूँ आपका बायोफिजिकल एनवायरनमेंट जो था वो आपका कन्वर्ट हो चुका है जैविक सामाजिक पर्यावरण में। वो जैविक सामाजिक पर्यावरण में आपका कन्वर्ट हो चुका है। मतलब आपका जो बायोफिजिकल एनवायरनमेंट था वो आपका कन्वर्ट हो चुका है बायोसोशल एनवायरनमेंट में। और ये बात हमारे लिए आपकी बहुत ज़्यादा जो है चिंता वाली बात हुई। अब जब ये चिंता वाली बात हुई तो इस बात को चिंता करने के लिए इसे बचाना पड़ेगा। इसे बचाने के आपके मुख्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, सबसे पहला मुख्य बिंदु तो यही है कि आप पर्यावरण के बारे में सजगता फैलाएं, जागरूकता फैलाएं। उस जागरूकता फैलाने के आपके कई सारे तरीके हैं। आप उसका एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, है ना, जैसे कि आपका टीवी पर, न्यूज़ पर, अखबारों में आजकल एडवर्टीजमेंट आते हैं। कई बार आपके बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं। आप इसके अलावा जो सिलेबस है बच्चों का पढ़ने का, आप उसमें पर्यावरण को डाल सकते हैं ताकि बच्चों को उसके हानि के बारे में समझाया जा सके, उसके लाभ के बारे में बताया जा सके। दूसरी अगला पॉइंट आप ले सकते हैं, तीसरा बिंदु, जो पर्यावरण के संसाधन हैं उनका आप उचित प्रयोग करेंगे, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस वस्तु का जो है सतत प्रयोग हम कैसे करेंगे। सतत प्रयोग का मतलब है उस वस्तु का उस तरीके से प्रयोग करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो जो है उसके अवशेष बचें और वो भी उससे फ़ायदा ले सके। इसके अलावा और कहना चाहूँ तो पर्यावरण अनुसंधान संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं आप, एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके जो कई बार आपके पेड़ पौधे उनके जीन में परिवर्तन कर सकते हैं, या पुराने पेड़ पौधे जो कि आपके कम हैं, जो कि आपके विलुप्त होने की कगार पर हैं, या जीव जंतु हैं, आप उनको संरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण के जो भी संघटक हैं, आपके जो भी घटक थे, जो भी कंपोनेंट्स थे, आप उनकी सुरक्षा करेंगे। उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके मान लीजिए आपके जैविक कंपोनेंट थे आपके, है ना, आपके भौतिक कंपोनेंट हुआ करते थे, जो आपके फिजिकल कंपोनेंट थे, आप इनकी रक्षा कर सकते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, आपको सब ध्यान आ रहे होंगे। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं जो प्रदूषण के कारक हैं, आप उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब देखो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है आज के समय में, पूरे विश्व की, केवल भारत की ही बात नहीं चल रही है, तो लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। साथ में प्रौद्योगिकी, जो आपकी टेक्निक है, टेक्निक आपकी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण को रोकना तो लगभग प्रदूषण को रोकना तो लगभग असंभव है, परंतु हम कुछ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं या ऐसे नए तरीके ईजाद कर सकते हैं जिससे कि जो पर्यावरण है उसका प्रयोग तो हो, लेकिन प्रदूषण आपका कम से कम हो, या वो प्रदूषण है आप उसको जो है इस तरीके से कुछ, जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह इस्तेमाल हो सकता है इलेक्ट्रिक वाहनों का, जो कि आपके जीरो पोल्यूशन आपके करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन का यूज़ ना करके कपड़े के बैग का, कपड़े के थैलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार, चाहे भारत की बात हो, विश्व की बात हो, समय समय पर ऐसे काम करती रहती है। इसके अलावा और आपका जो पर्यावरण की शिक्षा है उस पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को उसके बारे में पता लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। अब हुआ क्या, अब इसको बचाने के लिए सबसे पहला प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये तो हमारी इसकी आवश्यकता क्यों है, और दूसरे बिंदु पर हमने चर्चा के लिए कि इसको बचाने के हमारे मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। अब अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, जो मानव जाति है, मानव जाति के पर्यावरण पर जो बुरा प्रभाव पड़ा उसे नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, तो अगर मैं नॉर्मल सी बात आपसे कहना चाहूँ, मानव जाति के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट के लिए, प्रभाव से बचने के लिए
मैं बात करता हूँ सबसे पहले 1969 में अमेरिका में एक आपका प्रोग्राम चलाया गया था। 1969 में यूएसए में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको आपका कहा जाता है NEP प्रोग्राम। NEP प्रोग्राम चलाया गया। अभी NEP प्रोग्राम का क्या मतलब था? इसका आपका मतलब था राष्ट्रीय नेशनल एनवायरमेंटल या पर्यावरणीय प्रोग्राम। तो NEP चलाया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मानव के प्रकृति पर दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहला कदम कहाँ पर उठाया गया, किसने उठाया और कब उठाया? तो यूएसए ने 1969 में NEP राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रोग्राम के नाम से एक आपका जो है नीति बनाई थी। इसके 4 उद्देश्य थे। अब इसके इस प्लानिंग के 4 उद्देश्य कौन कौन से थे आप सुन सकते हैं उनको। पहला था मानव पर्यावरण के मध्य जो संतुलन स्थापित है, उस जो संतुलन है उसको स्थापित करने के लिए एक नीति बनाना। मतलब ये थी कि हम ऐसी प्लानिंग्स करेंगे जो कि मानव और पर्यावरण है उसके बीच में आपका बैलेंस बना रहे और बैलेंस आपका हमेशा पॉजिटिव जाना चाहिए, निगेटिविटी को कम किया जाना चाहिए, पॉजिटिविटी के बारे में लगातार विस्तार किया जाना चाहिए। इसका इनके 4 बिंदुओं में से दूसरा बिंदु आपका ये था कि पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद पर्यावरण गुणवत्ता परिषद मतलब आपका काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटीज़ की स्थापना करेंगे। जिससे क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे जो आपकी पर्यावरण है वो उस जो है CEQ आपका काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटीज़, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य, इसका कार्य होगा पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखना और जहाँ पर पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आए वहाँ पर आपके नए नए प्लानिंग चलाना। जो कि पहली प्लानिंग थी वो दूसरे वाले क्षेत्र में लागू करना। तीसरा पॉइंट इसका है कि जो प्राकृतिक संसाधन है और जो आपके पारिस्थितिकीय तंत्र है, इन सब चीज़ों का आपका सूक्ष्मता से अवलोकन करना, इनकी स्टडी करना और साथ में इनको प्रयोग में लाना कि इनका हम अनुचित उपयोग ना करके समुचित उपयोग करें। चौथा बिंदु आपका इसमें ये कि दिया गया था पर्यावरण और जो प्राणी मंडल हैं, पर्यावरण, प्राणी मंडल और जो मानव का स्वास्थ्य है, इन सब के बारे में कल्याणकारी कार्य करना, इन सब के बारे में नई नई नीतियाँ बनाना। तो 4 इसके उद्देश्य रखे गए थे जिससे कि हमारा पर्यावरण आपका सही से चलता रहे। इसके अलावा पर्यावरण रक्षाकारी कुछ आंदोलन है जो कि आज आपका मुख्य टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब कुछ आंदोलन आपके चले, आपने सबने सुनोगे आपका विश्नोई आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, शांत घाटी आंदोलन है, एपिको आंदोलन है, मैती आंदोलन है, पश्चिमी घाट आंदोलन है, या आपका जो है वन बचाओ आंदोलन है। तो बहुत सारे आपके आंदोलन, तो मैं कुछ 5-6 आंदोलनों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने जो कि आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आपके लगातार बारंबारता से पूछे जाते रहे हैं। तो चलो बात करते हैं, शुरुआत देखते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन अभी विश्नोई आंदोलन कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप इसके सन की बात करें तो आपका 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, उस समय जोधपुर राजस्थान के राजा हुआ करते थे अजीत सिंह। अब जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने जो है वन काटने का आदेश दिया। इन्होंने दिया जी आप जो है वन को कटवा दीजिए, वन काटने का आदेश। अब ये वन काटने का आदेश दिया, जो वहाँ की आपकी जनजातियाँ हुआ करती थी या जो वहाँ के आपके स्थानीय लोग थे उन लोगों को ये बात आपकी गवारा नहीं गुजरी या नागवार गुजरी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, वहाँ पर एक गांव पड़ता है जोधपुर क्षेत्र में जिसका आपका नाम था खिजड़ी गांव। खिजड़ी गांव, तो इसकी शुरुआत एक्चुअल में जोधपुर के खिजड़ी गांव से हुई। इस खिजड़ी गांव में आपकी कहानी क्या हुई, लोग आपके जो है पेड़ों से चिपकने लगे और आप ये कहो कि उन्होंने पेड़ों के काटने का विरोध किया। और वहाँ पर एक जो है महिला हुआ करती थी जिनका आपका नाम था अमृता देवी। तो इन्होंने अमृता देवी और इनकी 3 पुत्रियाँ थीं, इनकी बलि चढ़ गई इसी मामले में, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। जब ये होगा तो इनके अलावा देख लगा 363 अन्य लोग उनकी भी जो है वो भी शहीद हो गए वनों को बचाते बचाते। तो ऐसी कंडीशन में भारी विरोध हुआ और आपके अजीत सिंह को अपना आंदोलन, अपना जो है आदेश वापस लेना पड़ा वनों को काटने का, और वहाँ के लोगों को इस चीज़ का फायदा हुआ। अच्छा, इस बात को आप ध्यान रखिए, इस विश्नोई आंदोलन को चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि है।
है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आपका बैकग्राउंड ऑफ चिपको मूवमेंट। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। चलो खैर अगली बात हम कर लेते हैं, चिपको आंदोलन ही क्या है। तो ये तो आपका विश्नोई आंदोलन था, तो ध्यान रखेंगे विश्नोई आंदोलन से बनने वाले 3-4 सवाल हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो आपका यही है कि चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि कौन सा आंदोलन है। भाई विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन कहाँ पर शुरुआत हुआ था? जयपुर, जोधपुर के, राजस्थान के जोधपुर के खिजड़ी गाँव में हुआ था, है ना। वहाँ पर एक महिला का नाम ध्यान रखेंगे आपका, अमृता देवी। राजा अजीत सिंह हुआ करते थे, 15वीं शताब्दी की बात थी। इसके बाद हम बात करेंगे जो मुख्य आंदोलन है आपका, सबसे प्रसिद्ध आंदोलन आपका यही माना जाता है, चिपको मूवमेंट या फिर आपका चिपको आंदोलन। अब ये चिपको आंदोलन क्या था, कैसे था, तो इसके बारे में पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, चिपको आंदोलन आपका विश्नोई आंदोलन की देखा देखी पर चला है। तो 1973 में, आप इसका सन भी ध्यान रखेंगे, 1973 में एक जिला पड़ता है चमोली। तो तात्कालिक समय में आपका जिला यूपी में था, लेकिन वर्तमान में आपका जिला कहाँ पर पड़ेगा? ये उत्तराखंड में। जब से आपका सन 2000 में, नवंबर 2000 में आपका उत्तराखंड बना है, तब से आपका चमोली जिला उत्तराखंड में आ गया। लेकिन जब ये आपका आंदोलन चला था उस समय उत्तर प्रदेश में ही आंदोलन था ये। तो 1973 में जो चमोली जिला था, जो कि आपका वर्तमान में उत्तराखंड का आपका चमोली जिला था, वहाँ पर एक गाँव था जिसका नाम था गोपेश्वर गाँव। तो चमोली जिले के भी आपके गोपेश्वर गाँव में आपका शुरुआत हुई थी इसकी, गोपेश्वर गांव में। वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे थे जो वहाँ पर डेवलपमेंट या विकास करने के नाम पर। तो ऐसी कंडीशन में लोगों ने इनका विरोध किया, और इसका विरोध चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। तो नाम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ये आपका किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने, चंडी प्रसाद भट्ट। और इसके साथ आपके दूसरे व्यक्ति आ गए थे जिनका नाम सबने आपका सुना है, सुंदरलाल बहुगुणा। अब यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन है कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था। तो कई बार एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपका जो है चंडी प्रसाद ऑप्शन में होता ही नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में आप इस सवाल का, इस प्रश्न का उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा लगा सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा भी दिया गया है और साथ में एक नाम और दिया गया चंडी प्रसाद भट्ट, तो आप ऐसी स्थिति में सुंदरलाल बहुगुणा को दरकिनार करते हुए आप सीधा इसका आंसर लगाएंगे चंडी प्रसाद भट्ट। तो चिपको आंदोलन आपका जो है उत्तराखंड के चमोली जिले के आपके गोपेश्वर गांव में शुरुआत हुई थी, जिसके प्रणेता मूल रूप से चंडी प्रसाद भट्ट थे और मुख्य जुड़ा हुआ नाम सुंदरलाल बहुगुणा का भी था। और 1973 में आपका शुरू हुआ था। और इसमें क्या था कि लोग आपके पेड़ों से चिपक जाते थे जब पेड़ काटने जाते थे लोग, कि पहले आप हमें काटो उसके बाद आप पेड़ को काटो। तो ऐसी कंडीशन में आंदोलन आपका ये विश्वव्यापी आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन चला था। और इसके बाद धीरे धीरे जो है वहाँ पर आदेश वापस ले लिए गए, इन लोगों का अपना जो काम था वो आपका पूरा हुआ। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इन सुंदरलाल बहुगुणा ने एक आंदोलन चलाया था, टिहरी बांध आंदोलन। तो ये भी ध्यान रखेंगे, टिहरी बांध पर आंदोलन भी सुंदरलाल बहुगुणा ने ही किया था, उसकी ऊंचाई को संतुलित रखने के लिए। चलिए खैर, इस चिपको आंदोलन के बाद हम बात करते हैं एपीको आंदोलन की। अब एपीको आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आंदोलन है आपका एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन, तो पहले तो ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन। तो एक तो सवाल यही पूछ लिया जाएगा, दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन की संज्ञा किसे दी गई है? तो एपीको आंदोलन को दी गई है। अब इसमें एपीको आंदोलन की अगर आपसे बात करना चाहूँ, इसके अलावा इस आंदोलन को जो है ये 1983 में, इसके 10 साल बाद है ना, 1983 में कर्नाटक में आपका शुरू हुआ था। और जो है कर्नाटक में भी आपका इसके चलाने वाले व्यक्ति का आपका नाम आपका पांडुरंग हेगड़े हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे इस आंदोलन को 1983 में आपका कर्नाटक में हुआ था। और इसको करने वाले व्यक्ति का नाम था आपका पांडुरंग हेगड़े।
पांडुरंग से आत्माराम, पांडुरंग का नाम याद आ जाता है अचानक से मुझे। चलो खैर, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से एक सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया है कि दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आपका एपीको आंदोलन को कहा जाता है। और एपीको आंदोलन की शुरुआत आपकी कर्नाटक में हुई थी, कर्नाटक में आपका 1983 में हुई थी, है ना, और पांडुरंग हेगड़े ने की थी। इसके अलावा अगर मैं और आपसे बात करना चाहूँ, आप बात कर सकते हैं आपका नवधान्य आंदोलन की। एक आंदोलन और आपका जुड़ा हुआ था, नवधान्य आंदोलन। अब इस नवधान्य आंदोलन के बारे में बात करेंगे। नवधान्य आंदोलन आपका क्या था, कैसे था और आपका कहाँ कहाँ से था। तो 1982 में वंदना शिखा एक महिला हुआ करती थी, उन्होंने आपका शुरू किया था 1982 में वंदना शिखा ने। तो पहला मुख्य बिंदु तो आपका ये है, आपका किसने शुरू किया था, तो वंदना शिखा ने शुरू किया था 1982 में। अब ये क्या था कि इसमें जो जैव विविधता थी, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी थी, जैव विविधता का मतलब होता है कि एक ही स्थान पर कई प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों का पाया जाना जैव विविधता आपका कहलाता है। तो यहाँ पर जैव विविधता में कमी आ रही थी, तो जैव विविधता में कमी और उस कमी की सुरक्षा करना, जो विरासत हमें मिली थी उस विरासत की सुरक्षा करना, ये आपका आंदोलन का इसका मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो जैव विविधता से संबंधित आंदोलन, चलो मैं लिख देता हूं आपका कि जैव विविधता में कमी को लेकर आपका आंदोलन था, कि कमी को नियंत्रित करना। तो ये आपका आंदोलन था नवधान्य आंदोलन। इसके अलावा और एक दो आंदोलन हम बात करेंगे शांत घाटी आंदोलन की। तो शांत घाटी आंदोलन को समझेंगे जरा। पहली बात तो शांत घाटी, इसको साइलेंट वैली या मूक घाटी कहा जाता है, ये आपकी केरल में पड़ती है। शांत घाटी आंदोलन, इसको मूक घाटी भी कहा जाता है या इसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है, या इसको चुप घाटी भी कहा जाता है। एक ही बात है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं भी। तो ये आपका आंदोलन था शांत घाटी आंदोलन या मूक घाटी आंदोलन या आपकी चुप घाटी आंदोलन या फिर आपका साइलेंट वैली आंदोलन। तो जो शांत घाटी आंदोलन थे आपकी 1973 में ही शुरू हुआ था। तो अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ, इसकी कहानी क्या थी, कैसे था, तो 1973 में एक नदी है केरल की, कुंतीपुझा नदी। ये बहुत फेमस नदी है, इसका जिक्र करेंगे हम, कुंतीपुझा नदी। इस नदी पर एक आपकी परियोजना चल रही थी जिसका आपका नाम था कुंद्रेमुख, जबकि कुंद्रेमुख खान आपकी कर्नाटक में है, लेकिन जो आपकी परियोजना थी कुंद्रेमुख जल विद्युत परियोजना, ये आपकी केरल में चल रही थी, जल विद्युत परियोजना। तो अब इसकी कहानी क्या थी, तो 1973 में आपका जो केरल की कुंतीपुझा नदी थी, तो केरल की कुंतीपुझा नदी पर आपकी कुंद्रेमुख जल विद्युत परियोजना चल रही थी। तो इस परियोजना का विरोध किया लोगों ने, और इस परियोजना का विरोध किया तो इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया, और फिर 2 साल बाद यहाँ पर आपका साइलेंट वैली पार्क की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, तो इसको आपका आपकी 12 साल बाद, तो इस 12 साल बाद क्या हुआ, यहाँ पर 1985 में इस योजना को स्थगित करके और बना दिया गया आपका शांत घाटी पार्क। और ये देखने की बहुत सुंदर जगह है, आज के समय में आपकी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपकी बायोडाइवर्सिटी आपकी बहुत अच्छी है, और ये आपकी जगह केरल में पड़ती है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो एक आंदोलन ये था। इसके अलावा और आंदोलन की बात करूँ, आपका चिपको आंदोलन हो चुका है, एपीको आंदोलन हो चुका है, विश्नोई आंदोलन आपका हो चुका है, और हम बात कर सकते हैं मैती आंदोलन की बात कर सकते हैं। तो 1994 में ये आपका उत्तराखंड में चला था। एक व्यक्ति हुआ करते थे आपके कल्याण सिंह रावत, इन्होंने पहाड़ों को हरा भरा करने में आपका चलाया था। तो इसके बारे में भी हम याद रख सकते हैं मैती आंदोलन के बारे में। तो देखिए क्या था मैती आंदोलन, मैती मूवमेंट उत्तराखंड में कल्याण सिंह रावत ने चलाया था, और इन्होंने आपका 1994 में चलाया था। 1994 में, उस समय तो यूपी ही था, कल्याण सिंह रावत। इन्होंने चलाया था। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था जो आपके पहाड़ हैं या पर्वत हैं, इन पर्वतों को हरा भरा रखना।
अब इसमें हुआ क्या करता था, जो लड़कियां हुआ करती थी यहाँ पर, ये काम लड़कियों को दिया गया। लड़कियां अपनी जो आपकी विवाह की तिथि थी, विवाह तिथि पर वृक्षारोपण करती थी, पेड़ लगाया करती थी। ठीक जी। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हो उनकी जो एनिवर्सरी पर, है ना, तो जो एनिवर्सरी हुआ करती थी आपकी, मंथली एनिवर्सरी आप भी कह सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आपका 3 मार्च में शादी अगर आपकी हुई तो 3 मार्च में ही आप लगाएंगे, है ना, या आपकी 9 फरवरी की शादी है तो आप 9 फरवरी में ही लगाएंगे, या आपकी 2 अप्रैल की शादी तो आप 2 अप्रैल में ही लगाएंगे। मतलब 2 तारीख, मान लीजिए आपकी 9 फरवरी है तो जो आपके पास 9 डेट आई, या 3 फरवरी है तो 3 डेट आई, उस डेट पर आप कभी भी कोई भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि साथ में आपकी जो वैवाहिक वर्षगांठ है, या आपकी जो वैवाहिक महागांठ होगी वो भी आपकी याद रखी जाएगी, और साथ ही साथ प्रकृति को भी फायदा पहुंचेगा। तो ये आपकी जो ग्वालदम गांव पड़ता है, ग्वालदम गांव में आपकी घटना शुरू हुई थी, तो वहां से आपकी लगातार चलती रही है। अब तो खैर ये आपका धीरे धीरे कम हो चुकी हैं चीज़ें, आपकी बहुत लंबा समय हो चुका है इन चीज़ों को आपका बात करेंगे। 26 साल पुरानी बात होगी, 1994 में ये हुई थी। अच्छा, इसके अलावा आपका था पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आंदोलन है। चलिए मैं आपका यहीं पर लिख देता हूं, आपका पश्चिमी घाट आंदोलन। पहली बात आपकी पश्चिमी घाट आपका है क्या, ठीक, देखते हैं। वेस्टर्न कोस्ट मूवमेंट, अगर आप देखेंगे भारत, तो भारत की जो आपकी नीचे की लोकेशन है, चलो ये तो आपका गुजरात हुआ, और नीचे की लोकेशन भारत तक की आपकी कुछ यूं है। तो ये भारत में 2 घाट पड़ते हैं, ये आपका सारा का सारा पूर्वी घाट है, ईस्टर्न कोस्ट, और ये आपका सारा का सारा पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न कोस्ट। और इस पश्चिमी घाट का एक नाम और है, इसको आपका कहा जाता है सह्याद्री पर्वत, है ना। और जो सह्याद्री पर्वत है, यहाँ पर एक आपका 16 डिग्री लेटीट्यूड गुजरता है, 16 डिग्री अक्षांश है, जो कि आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग भी करता है। ये बात तो खैर हम ज्योग्राफी जब करेंगे आपकी इंडियन ज्योग्राफी तब आपको बताई जाएंगी। तो जो पश्चिमी घाट है, इस घाट को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। तो पश्चिमी घाट पर जो मुख्य राज्य हैं वो कौन से हैं, गुजरात से पश्चिमी तट शुरू होता है, तो गुजरात तो इसमें शामिल नहीं था उस समय आंदोलन में। गुजरात के नीचे आपका महाराष्ट्र, पहले यहाँ गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद आपका अगर बात करना चाहे तो आपका थोड़ी सी जगह में आपका गोवा आ जाता है, केरल आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है ना, और फिर इधर से आपका पूर्वी घाट शुरू हो जाता है। तो ये आपका शुरू होता है यहाँ पर। गोवा के आपके कुछ जो है लोग हुआ करते थे और उन्होंने आपका आंदोलन किया था महाराष्ट्र में। तो इसकी कहानी क्या थी, इसकी कहानी ये थी, जो आपका पश्चिमी घाट था, जो आपका सह्याद्री पर्वत था, उसको बचाने के लिए गोवा की पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। उस पीपल्स पार्टी ने महाराष्ट्र में आंदोलन किया था। इसका नारा था जंगल बचाओ मानव बचाओ। तो ध्यान रख लेंगे, इसका आपका नारा जंगल बचाओ मानव बचाओ था। और यहाँ पर क्या था कि ये जो पश्चिमी घाट को जो था वो आपका एक तरीके से बंजर किया जा रहा था। बंजर कैसे किया जा रहा था, इस कहानी को समझो। यहाँ पर पेड़ काटे नहीं जा रहे थे, बल्कि सरकारों द्वारा पश्चिमी घाट पर जो पेड़ थे वो बबूल और यूकेलिप्टिस के लगाए जा रहे थे। बबूल और यूकेलिप्टिस, जिसको लिप्टिस कहा जाता है। इसके ये वनों के नाम पर ये केवल 2 पेड़ लगाए जा रहे थे। अब इन दोनों से आपके डिमेरिट क्या है, इनके आपकी जो है जो सीमाएं क्या है इन पौधों की। हालांकि हैं ये भी पौधे, बबूल आपका पहली बात तो आपका फलदार वृक्ष नहीं है, छायादार वृक्ष नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में इसका होना ना होना लगभग उस समय के लिए एक जैसा ही था। वही जैसे आपने आम का वृक्ष लगाया तो आम का वृक्ष आपको फल भी देगा और आपको छाया भी देगा, लेकिन बबूल के साथ ये दोनों आपकी डिमेरिट थी भाई, इस पर ना तो आपके फल आएंगे ना ही आपका जो है छाया मिलेगी। अब यूकेलिप्टिस था, यूकेलिप्टिस को इसको प्रकृति का शत्रु कहा जाता है। ये जहां भी लगाया जाता है वहां के नीचे तक का पानी सोख लेता है। इसलिए जो कुछ किसान भाई हैं वो हम अपने खेतों के चारों ओर यूकेलिप्टिस लगाते हैं, तो बेहतर है, उससे बेहतर आप पॉपुलर लगाएं, आप उससे बेहतर नीम लगाएं। हालांकि नीम तो आपका जगह ज़्यादा घेर लेता है, फिर छांव हो जाती है तो आपकी फसल नहीं हो पाती। बेहतर ऑप्शन यूकेलिप्टिस से ज़्यादा आपके पास पॉपुलर हो सकता है। यूकेलिप्टिस आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को समाप्त करता है, नष्ट करता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपके मुख्य आंदोलन थे जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू किए गए थे। तो खैर ये आज का हमारा टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे जो पर्यावरण की से संबंधित संस्थाएं हैं विश्व में और भारत में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके बारे में 12-15 जो संस्थाएं हैं सबके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहें और चैनल को देखते रहें और बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।